दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस लोगों के दिमाग से अभी निकला भी नहीं था कि एक और दिल को दहलाने वाली, रूह कपा देने वाली घटना निकल कर आई है, सेम टू सेम श्रद्धा मर्डर केस जैसी, जिसमें मां अपने सगे बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की पहले हत्या करती है और उसके बाद उसकी लाश को 6 महीनों तक घर में रखा जाता है, उसको काटा जाता है और लाश के 22 टुकड़े कर कर एक एक कर कर फेंके भी जाते हैं। लेकिन इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और अब आकर श्रद्धा मर्डर केस के साथ इसका खुलासा कैसे हो गया, 6 महीनों से ये कांड कैसे दबा हुआ था, पूरी कहानी जानकर आपको श्रद्धा मर्डर केस याद आ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मैं दिल्ली पुलिस जो श्रद्धा मर्डर केस है उसका खुलासा करने में लगी है, अलग अलग जगहों पर जाकर श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है, ढूंढ रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस के पास एक फोन आता है और वो दूसरी तरफ से जो पुलिस को बताता है वो ये बताता है कि पांडव नगर इलाके का रहने वाला एक शख्स जो लगभग 6 महीनों से गायब है, उसका कोई पता नहीं है। और मुझे लगता है कि 6 महीने पहले जो लाश के टुकड़े मिले थे वो उसी शख्स के थे। पुलिस फौरन पता करती है कि आखिर 6 महीने पहले टुकड़े कहाँ मिले थे और कौन शख्स गायब है। तो दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि वहीं रामलीला ग्राउंड के पास एक कूड़ा ग्राउंड है, वहां पर 6 महीने पहले 5 जून को 5 मानव अंग पुलिस को मिले थे। पुलिस ने उसके बाद बहुत छानबीन की थी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया था पुलिस को कि आखिर वो मानव अंग किसके थे। और जो पुलिस के पास फोन आया है वो शख्स उन्हीं टुकड़ों के बारे में बात कर रहा था और उसने जो पता बताया था वो बताया था कि दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक घर है और वहीं पर रहने वाला अंजन दास, जिसकी उम्र लगभग 55 साल की थी, वही 6 महीने से गायब है। पुलिस की एक फौरन टीम बनती है और जो पांडव नगर इलाका है, जो अंजन दास का घर था, पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां पर जाकर जब देखती है तो वहां पुलिस को एक लड़का मिलता है, एक महिला मिलती है और उनसे पूछा जाता है कि आप अंजन दास की कौन है। तो महिला बताती है, मैं अंजन दास की पत्नी हूँ, ये मेरा बेटा है। बेटे का नाम दीपक था और जो महिला थी उसका नाम पूनम था। पुलिस उन लोगों को फौरन हिरासत में ले लेती है, क्योंकि पुलिस लगभग 6 महीने पहले जब पुलिस को टुकड़े मिले थे और उसी बीच पुलिस ने उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए थे, तो उसमें पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा था जिसमें एक महिला और एक युवक उन टुकड़ों को फेंक कर गए थे। और पुलिस जब अब 2 लोगों को देखती है, जिन 2 लोगों के ऊपर शक जाता है, तो पुलिस का शक माँ और बेटे के ऊपर पक्का हो जाता है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, थाने लाया जाता है और जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि 6 महीने पहले ही तुमने वो टुकड़े फेंके थे, तो उसके बाद वो लोग हाँ कर देते हैं। और पुलिस जब उनसे ये पूछती है कि और टुकड़े कहाँ हैं, तो वो लोग बताते हैं कि घर पर फ्रिज में और टुकड़े रखे हुए हैं। पुलिस फौरन घर पर आती है, उस फ्रिज को चेक करती है और वहां पर लगभग पुलिस के हाथ 12 टुकड़े मिलते हैं। बाकी टुकड़े उन लोगों ने फेंक दिए। टोटल 22 टुकड़े थे। अब पुलिस जो बेटा था और माँ थी उनसे पूछताछ करती है और पूरी कहानी शुरू से पूछती है कि आखिर तुमने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, क्या मामला था, अपने पिता और अपने पति की हत्या तुम दोनों ने क्यों की। पूनम शुरू से बताती है। वो बताती है कि उसने टोटल 3 शादियां की थी। सबसे पहले जो पति था उसने उसको छोड़ दिया था। दूसरी शादी उसकी कल्लू के साथ हुई थी, लेकिन 2016 में कल्लू की मौत हो गई। दीपक कल्लू का बेटा था और उसकी एक लड़की भी है जो जवान है। वहीं 2017 में वो अंजन दास से शादी करती है। अंजन दास उसने भी ये शादी में मुझसे शादी करने से पहले 3-4 शादियां पहले कर चुका था, लेकिन मुझसे शादी होने के बाद हम लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। वहीं मैंने दीपक की शादी 2 साल पहले कर दी थी। वो अपनी बहू को साथ में ले आया था, एक जॉइंट फैमिली हो चुकी थी, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जो मेरा पति था अंजन दास, वो शराब पीने का शौकीन था, वो हम लोगों के पैसे छीन लिया करता था और ये सब कुछ उसका बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा था। और जो पैसे वो छीनता था उसकी वो अय्याशी करता था, अलग अलग जगहों पर जाकर महिलाओं के साथ संबंध बनाता था। ये बात तो हमें पता थी, लेकिन अब आकर जो मेरी बेटी जवान हो रही है उसके ऊपर भी वो गंदी नजर डालने लगा था, क्योंकि उसकी बेटी वो उसकी नहीं थी, सौतेली बेटी थी। और ये बात जब मुझे पता चलती है तो मैं अपने पति को बहुत समझाती हूँ, बुझाती हूँ, उससे बोलती हूँ कि तुम्हारी बेटी है, अगर सौतेली है तो क्या हुआ। लेकिन मेरा पति मानने को तैयार नहीं था। मैं वैसे भी बहुत परेशान थी। और इस घटना के कुछ ही दिन के बाद
जो मेरा बेटा दीपक है उसकी बहू के ऊपर भी मेरा पति गंदी नज़र डालने लगता है। और जब बेटा ये देखता है कि पिता मेरी बहू पे गंदी नज़र डाल रहा है तो वो पिता से समझाता है, बुझाता है, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में तो सिर्फ हवस सवार थी, वो ना अपनी बेटी को देख रहा था ना अपनी बहू को देख रहा था, बस उसको अपनी हवस पूरी करनी थी। और इसी बीच माँ पहले से ही गुस्सा थी, अब बेटा भी गुस्सा था और दोनों प्लानिंग करते हैं क्या हम लोग अपने जो अंजन दास है इसकी हत्या कर देते हैं। और इसी बीच अंजन दास जिस दिन शराब घर पर लेकर आता है तो बेटा बहुत सारी नींद की गोलियां लाया था, वो शराब की बोतल में मिला देता है। अंजन दास उस शराब को पीकर नशे में धुत होकर वहीं पर गिर जाता है और बेटा और माँ मिलकर चाकू से अंजन दास की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब हत्या के बाद बड़ा सवाल ये था कि लाश को आखिर कहाँ छुपाया जाए, कहाँ फेंका जाए। तो जो महिला थी, जो पूनम थी, वो बोलती है कि लाश को पहले एक दिन यहीं पर रखा रहने दो, उसके बाद हम दूसरे दिन लाश को कहीं और फेंक कर आएंगे, उसके बारे में सोचेंगे। और उससे पहले दीपक जो उसकी पत्नी थी, दीपक उसको दूसरी जगह पर एक किराए के रूम में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो रखता तो उसकी पत्नी पुलिस को फोन कर सकती थी। इसीलिए अब वो अपनी पत्नी को दूसरी जगह पर ले जाकर रख रहा था। लाश घर में अकेली थी और उसी बीच वो आरी लेकर आता है। और जब दूसरे दिन लाश का खून पूरे तरीके से जम जाता है तो माँ और बेटे लाश को काटने की प्लानिंग शुरू करते हैं। उनका प्लान था कि लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर फेंके जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि दोनों के अंदर हिम्मत आए तो आए कैसे। दीपक भी घबरा रहा था, वो अपने पिता को, जिस पिता के साथ कई सालों से था, उस पिता को कैसे काटता, उसके हाथ कपकपा रहे थे। इसी बीच जो वो नींद की गोलियां अपने पिता की शराब में डालने को लाया था, उसके पास वो गोलियां थी, वो उन गोलियों को खा लेता है और नशे में खुद धुत हो जाता है। और फिर वो आरी से उस लाश को काटना शुरू करता है, अपनी माँ को भी वो नींद की गोलियां खिलाता है और दोनों नशे में होकर अंजन दास की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो पहले दिन लगभग 12 टुकड़े करते हैं, दूसरे दिन लाश के 22 टुकड़े कर कर 21 टुकड़ों को फ्रिज में रख देते हैं और एक टुकड़ा बाहर रख देते हैं। और रात के 1 बजे के टाइम पर माँ और बेटे दोनों साथ में निकलते हैं। और उन लोगों ने जैसे कि जगहें सेलेक्ट कर रखी थी पहले से ही, बहुत सोच विचार कर कर उन्होंने लगभग ये जगह सेलेक्ट की थी कि हमें टुकड़े उस जगह पर फेंकनी है जहां पर चील कौए ज्यादा हों, जो लाश के टुकड़ों को फौरन उठाकर खा सकें। इसीलिए वो 5 जून को वहां पर वो जो रामलीला ग्राउंड था वहां पर जाते हैं और लाश के टुकड़ों को फेंक आते हैं। 6 टुकड़े उन्होंने फेंक दिए थे। उसी बीच जब 5 जून को बदबू आती है तो पुलिस उन टुकड़ों को अपने जब्त कर लेती है और उसके बाद ये लोग हल्के हल्के कर कर अलग अलग जगहों पर टुकड़े फेंक रहे थे। फिलहाल में ये टुकड़े नालों में फेंक रहे थे, इसलिए खुलासा नहीं हो पाया था। लेकिन अब आकर श्रद्धा मर्डर केस का जब खुलासा होता है तो पुलिस जो क्राइम ब्रांच थी वो इस केस को अपने हैंड में ले लेती है और फिर मुखबिर के जरिए पुलिस को ये सूचना मिलती है कि वहां पर रहने वाला अंजन दास गायब हो गया। इन लोगों ने ये भी बताया कि जब इन लोगों ने अंजन दास की हत्या की थी तो उसके बाद लाश में से बदबू आने लगी थी और उस बदबू को दूर करने के लिए इन्होंने अपने पूरे घर में पेंट करवाया था, खुद पेंट किया था, जिससे बदबू लोगों को ना लग सके। बदबू बहुत ज्यादा आया करती थी। लेकिन फिलहाल में जो पुलिस ने टुकड़े जब्त किए हैं उसके बाद और जगहों से टुकड़ों को भी बरामद किया जा रहा है और ये दूसरी घटना है जिसने दिल्ली को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग इतने हैवान दरिंदे क्यों बनते जा रहे हैं, आपस में जो एक दूसरे के रिश्ते होते हैं उन्हीं को रिश्तों को तोड़ रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इस टाइम पर घटनाएं चल रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, वो अवैध संबंधों को लेकर घट रही हैं। इसीलिए अगर आपके अवैध संबंध या फिर कुछ भी है तो आप ना करें, क्योंकि इस टाइम पर जो मर्डर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि जिसका मर्डर होता है, जिसकी हत्या होती है, उसको खुद नहीं पता होता कि आखिर उसकी हत्या क्यों और किस वजह से की जा रही है। वो मरते टाइम सिर्फ उसकी शायद यही तमन्ना होती होगी कि वो अपनी हत्या करने वाले से ये पूछ ले कि भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मेरे मारने की वजह तो बता देते। क्योंकि इस टाइम पर ना कोई सवाल होता है ना कोई जवाब होता है, सिर्फ और सिर्फ मौत का नंगा नाच होता है। इसीलिए वक्त रहते समझ जाइए, अगर वक्त बदल गया या फिर वक्त निकल गया तो उसके बाद समझने का मौका नहीं मिलेगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं, हम इतनी मेहनत आपको बताते हैं, समझाते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप, अगर आपका कोई करीबी है, कुछ भी है, पहली बात तो आपके साथ ऊपर वाला ना करे ऐसी घटना हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पर आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और बचे रहें। तो यही मकसद होता है हमारा आपको वीडियोस बताने का।
अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत इतना सा भी सीखने को मिलता हो, या फिर कुछ आने वाली परेशानी या फिर आने वाली अनहोनी घटना को भापने का तरीका मिलता हो, तो नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।